दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल GK हर्ष सर पर। जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा था कि सर हिंदी पढ़ा दी जाए हमको, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी की शुरुआत कर रहा हूं। पहला आपका चैप्टर वर्णमाला से हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी है कई सारे परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी जो व्याकरण है कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसे आपका अभी उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पुलिस में पूछी जाती है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है और बाकी कई सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। जो हम लोग का पहला अध्याय है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे आखिरकार क्या होती है वर्णमाला और हमें वर्णमाला की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। क्या था, एक छोटी सी कहानी है कि आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक बार शंकर भगवान थे, अपना डमरू बजा रहे थे। तो अपना डमरू उन्होंने बजाया और नीचे एक ऋषि रहते थे, पाणि ऋषि, धरती पर। ठीक है, धरती पर रहते थे पाणि ऋषि। और उन्होंने जैसे ही डमरू बजाया तो उससे कुछ माहेश्वर सूत्र निकले। तो पाणि जी जो थे, ऋषि थे, उन्होंने उनको संकलित कर लिया। जैसे जो सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र आप सभी लोगों को मुझे लगता है पता होगा इसके बारे में। वो सूत्र इस प्रकार थे कुछ: आई उण ऋलिक अयोंग अयोच हैवरट लड़ यम यणनम जवई गड़दस जब गड़दस खप चटतो कपे शशर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र थे। ज्यादातर संस्कृत, मतलब आप लोगों को 80% संस्कृत इसी माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई मिलेगी कि इन्हीं से सब कुछ हो जाता है। आपके प्रत्याहार भी इन्हीं माहेश्वर सूत्र से बनते हैं, आपकी संधियां इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से बनती हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी में ही हम लोग देखेंगे वर्णमाला। तो उसी से जो हुए वर्णों के बारे में, हमें प्रत्ययों के बारे में, हमें प्रत्याहार के बारे में हमें पता चला उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा। और वही संस्कृत में भी, संधियों में भी यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं संस्कृत जब कभी आप लोग कहेंगे पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। आज आपको मुझे वर्णमाला पढ़ाना है। आखिरकार ये क्या होती है वर्णमाला? तो वर्णमाला कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह होता है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग बात करें आखिरकार वर्ण और वर्ण से बड़ी बड़ी क्या चीजें हैं, क्या क्या आता है, वर्ण से पहले क्या आता है, तो हम लोग इसका अध्ययन वर्णमाला में करेंगे। तो हम लोग कुछ चीजें समझेंगे। जैसे सबसे पहले होती है आपकी ध्वनि। ध्वनि जो होती है ये आपकी ध्वनि रहती है, मौखिक भाषा की इकाई रहती है। मैं आपको समझाऊंगा। मौखिक भाषा की इकाई रहती है। यही अलिखित इकाई भी कहलाती है। देखिए, जो ध्वनि होती है ये मौखिक भाषा की इकाई होती है। या तो हम लोग बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, कैसे आप लोग एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते भी हैं कि हम लिख देते हैं, ध्वनि को लिख देंगे। जैसे कुत्ता बोलता है भौं भौं, कहते हैं हम लिख देंगे इस प्रकार, भौं भौं भौं, और फिर लिख देंगे भौं। तो वो कुत्ता जो आवाज कर रहा है, जो कुत्ता लाउड मतलब चिल्ला रहा है, वो उसकी साउंड है, आवाज है। हमें पता नहीं भौं भौं कर रहा है कि हाउ हाउ कर रहा है। ठीक है, वो तो हम लोगों ने अपने मन में बिठा लिया कि भौं भौं ही करता है कुत्ता, तो हमने लिख दिया। ध्वनि को नहीं लिखा जा सकता। जैसे बिल्ली है, कई तरह की साउंड्स निकालती है, कई तरह की ध्वनि अपने मुख से निकालती है, बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो कुछ लोग कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ करती है। क्या है? म्याऊ म्याऊ करती है। अब कुछ लोगों को लगेगा आम आम करती है। तो क्या है, ये साउंड निकल रही है, इसको हम लोग लिख नहीं सकते, सुन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका। ठीक है, किस किस प्रकार आवाज निकल रही है। तो ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा की इकाई होती है। ठीक है, अलिखित इकाई होती है। ध्वनि को हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर पूछा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। ठीक है, सबसे पहले यही आता है। ध्वनि के बाद आपका आता है, दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो आता है वर्ण या अक्षर। ठीक है, वर्ण या अक्षर आप सभी को पता है। जो मानक वर्णमाला सभी में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, 52 अक्षर आप सभी को पता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सारे, लेकिन 52 तक होते हैं, ये वर्ण होते हैं। लेकिन वर्ण या अक्षर होता क्या? ठीक है, अब ये होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की
ठीक है। क्यों होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई? क्योंकि वर्ण या अक्षर को हम लोग लिख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर? 52 अक्षर या 52 वर्ण, तो हम सभी को लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर लिख के दिखाओ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो हम इन सारे अक्षरों को क्या कर रहे हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इकाइयों को हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ठीक, ऑप्शन दिया रहेगा ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य, तो आप क्या लगाओगे? वर्ण या अक्षर टिक करोगे। ठीक है एग्जाम में। इसके बाद वर्ण या अक्षर के बाद आपका आता है पद या शब्द, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो ये पद या शब्द रहता है, ठीक है, ये रहता है आपका लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। यहां पर ध्यान देना आप लोग। अब सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये क्या थी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। जो वर्ण या अक्षर था लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, लेकिन पद या जो शब्द है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यहां पर अंतर समझेंगे। कह रहा है कि जो वर्ण होता है सबसे छोटी इकाई होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं छोटा आ, बड़ा आ, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन मैं लिख देता हूं राम। राम यानी कई सारे वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। कई सारे अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द या पद बनता है। तो मैंने लिख दिया राम। अब राम, आपको पता है कि राम का अर्थ है, राम क्या थे? भगवान थे। किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द है, यानी सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है लिखित भाषा की, क्या होती है? पद। पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो वर्ण या अक्षर होगी। पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो पद या शब्द होगी। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई में उसका अर्थ होना चाहिए। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ सहित, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, है ना। अब मैं कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा शब्द बोल दूं जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो शब्द नहीं आएगा, शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल दूं मरकफ, है ना, मरटफ, ये सारे कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक है, सार्थक तो है ही नहीं है। ठीक है, इनका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, ना कोई ये शब्द होते हैं। मरकप, मरटफ कभी आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, तो जो शब्द होता है वो सार्थक होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई अर्थ देना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? पद या शब्द बोलेंगे। इसके बाद आपका आता है पदबंध। पदबंध क्या होता है भाइयों? जब हम एक या एक से अधिक शब्दों को आपस में मिला देते हैं, और वो आपस में जुड़ जाते हैं योजक चिन्हों द्वारा। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जो पदबंध रहता है लिखित भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई थी, यानी शब्द थी, शब्द से बड़ा ही होगा ये। आमतौर पर देखो पद के बाद आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये पदबंध जो है पद से बड़ा ही होगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि शब्द से बड़ी इकाई, है ना, पद या शब्द से बड़ी इकाई। ठीक है, अगर मैं पदबंध का उदाहरण दूं आपके सामने, उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिखा जाता है राम सीता, है ना। दो शब्द आ गए, अब आप लोग देखोगे राम भी आ गया, सीता जी भी आ गई, और इन दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, किससे? योजक चिन्ह के द्वारा हम लोगों ने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया पदबंध। मतलब पद थे, दो पद थे और उनको बांध दिया हमने। दो पद थे, उनको क्या कर दिया? बांध दिया। तो क्या कहलाया? पदबंध कहलाया। ठीक है, तो ये होता है पदबंध। पदबंध के बाद 5वें नंबर पर जो चीज आती है, जो पदबंध से बड़ी रहती है, वो रहती है उपवाक्य। उपवाक्य। अब जब कई सारे शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, कई सारे शब्द मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? उपवाक्य का निर्माण होता है। अब उपवाक्य से भी बड़ा क्या होता है? वाक्य रहता है। पहले इसकी अगर हम लोग लिखें तो इसमें लिखेंगे पदबंध से बड़ी इकाई, है ना, ये लिखेंगे पदबंध से बड़ी इकाई, पदबंध से बड़ी इकाई। और ये सारी लिखित इकाई हैं, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, आप लिख सकते हैं। अब उपवाक्य होता क्या है?
ये हम लोग समझेंगे। उपवाक्य होता क्या है, वैसे तो वाक्य के चाहे जो अध्याय है वाक्य, उसके अंतर्गत मैं समझाता हूँ कि उपवाक्य होता क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं एक इसका उदाहरण लिखूं कि जो कर्म करता है, जो कर्म करता है वह फल पाता है, वह फल पाता है। ठीक है, तो यहां पर यानी ये पूरा तो क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा वाक्य हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वाक्य। लेकिन ये जो इसका इतना हिस्सा है जो कर्म करता है, ये क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। यानी वाक्यों के अंदर कई सारे उपवाक्य आ सकते हैं। जो वाक्य है वो कई सारे उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। ये सारा का सारा तो क्या है, वाक्य है, लेकिन ये वाला इतना लाइन जो कर्म करता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, उपवाक्य हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लॉज। पढ़ा होगा आपने, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कभी इंग्लिश ग्रामर की भी पढ़ाऊंगा, जब यदि आप लोग कहेंगे तो कि सर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, तो मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा। ठीक है, पहले आज हिंदी देख लेते हैं। तो उपवाक्य हो गया, उपवाक्य से रहता है बड़ा वाक्य, 6वें नंबर पर आता है, रहता है वाक्य। ये जो वाक्य रहता है ये लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। ठीक है, लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। क्योंकि पूछा जाए कि सार्थक क्यों बोलते हैं, एक तो ये बात आप लोग समझोगे, क्योंकि कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, एक अच्छा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य वह वाक्य नहीं कहलाएगा जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, मैं बोल दूं राम घर जाता है, ठीक है, ये तो वाक्य हो गया, लेकिन मैंने बोल दिया कि घर जाता है राम, तो मैंने शब्दों को तितर बितर कर दिया, उनकी स्थिति बदल दी, तो यहां पर ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत वाक्य होगा, यानी सार्थक नहीं होगा। तो वाक्य के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये होती है लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, यानी वाक्य क्या होती है, लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है वाक्य। अब आप सभी लोग जानते हो, कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, राम घर जाता है, मोहन बाजार से सब्जी लाता है, ठीक है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए इसमें उपवाक्य पहचानो, मैं बताऊंगा जब वाक्य अध्याय में आऊंगा। तो जो मेहनत करता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपवाक्य। ठीक है, और पूरा अगर मैं कहूँ जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य के एग्जाम्पल आपको सभी को आते हैं। तो एक बार हम दोबारा देखेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर तक देखेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर तक यहाँ पर चलेंगे, वाक्य से यानी हम लोग ध्वनि के ऊपर चलेंगे। तो वाक्य होती है लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी होती है, वाक्य होती है। उनमें 4 ऑप्शन देंगे आपको, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। तो वाक्य पर टिक लगाना सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पदबंध क्या होता है, ये उपवाक्य क्या होता है, ये पदबंध से बड़ी इकाई होती है। ठीक है, जैसे कोई भी 2 शब्द है, 2 शब्द को आपने जोड़ दिया किसी चिन्ह द्वारा, योजक चिन्ह द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ठीक है, राम सीता, उपवाक्य आप लोगों को बता दिया था, पदबंध से बड़ी इकाई होती है। जैसे जो कर्म करता है वह फल पाता है, ये पूरा का पूरा वाक्य है, लेकिन इतना क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, पदबंध अभी बता दिया है, पदबंध से छोटा थोड़ा क्या होता है, पद या शब्द रहता है। ये डायरेक्ट आपको ऐसा लिखा मिलेगा क्वेश्चन कि लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन रहेंगे, वर्ण, पद, पदबंध या उपवाक्य। क्या लगाओगे, पद या शब्द, एक ही बात है, पद या शब्द लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। इसके बाद आपको मिलेगा वर्ण या अक्षर, ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी क्यों, क्योंकि आप लोग अक्षरों को ऐसे ही तो लिखते हो, छोटा बड़ा, तो ये सबसे छोटे हैं। जब 2 अक्षर एक साथ मिला दोगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। और जब 2 शब्द बना दोगे एक साथ और उनको बांध दोगे किसी योजक चिन्ह से, तो पदबंध बन जाएगा। ठीक है, जब कई सारे पद आ जाते हैं तो वो उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, और उपवाक्य से भी बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। यानी लिखित भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और एक ध्वनि, ध्वनि तो आपको पता ही है, मौखिक भाषा की इकाई होती है, अलिखित इकाई होती है, इसे आप लोग लिख नहीं सकते। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं और इनका एक बार क्रम लगा देता हूं, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्रम भी पूछे तो याद रहे।
यानी दोस्तों सबसे पहले आएगी ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से बड़ा क्या होता है आपका, आप लोगों को पता है, ध्वनि से बड़ा होता है आपका वर्ण। ठीक है, वर्ण या अक्षर। इससे बड़ा क्या होता है, पद या शब्द। इससे बड़ा क्या होता है, पदबंध होता है। ठीक है, पदबंध से बड़ा क्या होता है आपका, उपवाक्य होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्या क्रम दे देता है 4 ऑप्शनों में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ये क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है। और भाइयों, अभी मेरे पास उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, लेकिन विश्वास करिए जो मैं डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ये डेटा इतना बेहतरीन डेटा कहीं और नहीं मिला होगा देखने को। अभी आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी आपको चीज़ें। हिंदी में इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आपने बड़ी बड़ी चैनल पढ़ी होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आपने बड़ी बड़ी रोजगार with अंकित एग्जाम्पल, आपने उत्कर्ष, कई बड़ी बड़ी चैनलों से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बहुत छोटे शहर का एक निवासी हूँ, लेकिन आप लोग जैसे जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते रहेंगे आप लोगों को समझ में आती रहेंगी चीज़ें, और आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी अरेंजमेंट भी बहुत कम है, आप लोगों को थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग अगर देखते रहेंगे तो आप लोग देखना एक दिन आप लोगों को सारा समझ में आएगा, और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप लोग समझोगे ये छूटा है, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोग, मुझे सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग मेरा सहयोग करते रहिएगा। तो इसके बाद जैसे हम लोग वर्णमाला की एक बार परिभाषा लिखें तो हम लोग कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों क्यों व्यवस्थित समूह क्यों होना चाहिए, आप बताओ। क्या बड़ा के बाद छोटा आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या बड़ी के बाद छोटी आ सकती है, नहीं आ सकती। यानी वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे ही आप लोग अल्फाबेट इंग्लिश की वर्णमाला में पढ़ते हो, ABCD, पहले ऐसे नहीं कि D पहले आ जाए, है ना। क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा होती है मानक प्रतीक चिन्हों को, मानक प्रतीक चिन्हों को वर्णमाला कहते हैं। मानक प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है, कई लोगों को पता भी होगी। मैंने ऑफलाइन बैचेस में जिन जिन को पढ़ाया उन सभी को पता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला की शुरुआत किस प्रथम अक्षर से होती है। तो याद रखना, छोटा से नहीं होती है, अंग से होती है। अंग से हम लोग पढ़ते जरूर बाद में, लेकिन हिंदी वर्णमाला की शुरुआत किस प्रथम अक्षर से मानी गई है, अंग से मानी गई है। याद रखना, अगर आपको डाउट हो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि सर सोचो सर गलत बता रहे हैं। आप लोग बेशक नेट या किसी अच्छी सी बुक में इसको चेक कर सकते हैं, आप लोग इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत अंग अक्षर से होती है, अंग अक्षर या अंग वर्ण से होती है। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा था, ये यूपी पीसीएस में पूछा था डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें मानक प्रतीक चिन्ह यानी वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या कितनी है। तो जो मानक वर्णों यानी अक्षर होते हैं, जो ये अक्षर होते हैं, मानक वर्णों या अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज है, फिर भी लिख दिया, कहीं आप लोग कहो सर ये छूट गया।
वैसे तो सभी को पता है 52 अक्षर होते हैं मानक जो वर्णमाला में माने गए हैं हिंदी के। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का विभाजन। ठीक है, वर्ण कितने स्वर और व्यंजन में किया गया है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण या अक्षर होते हैं आपके दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो आपका होता है स्वर, एक तो होता है आपका स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है, अब देखो मूल स्वरों की संख्या तो 11 है, मतलब स्वरों की कुल संख्या जो मूल स्वर हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अभी मैं प्रकार नहीं बता रहा हूं, याद रखना, मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संख्या की बात कर रहा हूं। जैसे स्वर में छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, ई, ए, फिर ऊ आता है, ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है, फिर री आता है, फिर ए आता है, ऐ आता है, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद सारे व्यंजन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, का, खा, गा, गा, घा, इंगा, ठीक है, इणा, चा, छा, जा, जा, झा, इया। तो ये आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब जैसे स्वरों का जब हम वर्गीकरण करेंगे, अभी स्वर के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा व्यंजन का, ऐसी वर्गीकरण हल्का सा आप लोग चार्ट बना सकते हो। चार्ट में जैसे व्यंजन 3 प्रकार के, मेनली मुख्य मूल व्यंजन कितने प्रकार के? प्रकार आप आ गए तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं आपको बताऊं। स्पर्शीय व्यंजन होता है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर इसका आपके पास होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसके बाद आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये भी आपकी संख्या इसकी कितनी होती है? 4 होती है। सभी को पता होगा, आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भी देखो, इनको जोड़ो, 25 4 29 4 33, कितने हो गए? 33 हो गए। मूल व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। लेकिन मैंने बताया आपके टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। लेकिन आप जोड़ोगे 33 और 11, 33 और 11 आप जोड़ोगे कितने हो रहे हैं? 33 और 11 आप जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44 हुए। यानी 52 में से कम पड़ रहे हैं। यानी कितने अक्षर अभी भी कम पड़ रहे हैं? 6 अक्षर कम पड़ रहे हैं, है ना। कितने अक्षर कम पड़ रहे हैं? 6 अक्षर। तो देखो, आप लोगों को पता होगा छत्र, ज्ञ और श्रा ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, है ना। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा सारे व्यंजन आप लोगों को। देखो, संयुक्त व्यंजन पढ़ाऊंगा, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण, द्विस्पर्शी, उच्चस्थ व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन पढ़ाऊंगा मैं आपको, काकल्य, स्वर, यंत्रमुखी व्यंजन पढ़ाऊंगा, लुंठित, प्रकंपित, ये सारे आपको, इष्ट, विवृत व्यंजन, सारे व्यंजन पढ़ाऊंगा। कम से कम मैं आपको पढ़ा दूंगा 12-13 व्यंजन। तो आप परेशान मत होइएगा, इतने ऐसे ऐसे व्यंजन पढ़ाऊंगा जिनका अभी आपने नाम नहीं सुना होगा। इनका तो मैं बोल रहा हूँ नाम सुना है, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा ऐसे व्यंजन जो नाम नहीं सुना है लेकिन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो वो मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब संयुक्त व्यंजन में यहाँ पर गिनती बता रहा हूँ कैसे कंप्लीट होगी। संयुक्त व्यंजन जो आपके रहते हैं वो 4 होते हैं, है ना। 4 कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब देखो, इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जोड़ दो तो कितने हो गए? 48। अब अक्षरों की संख्या कितनी हो गई बताइए? 48 हो गई। ठीक है, 48 के बाद आपके 2 अंग और आहा भी होता है ना। अंग और आहा, अंग और आहा। अब इन दोनों को साथ में मिला के बोला जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवाह। अंग और आहा क्या होता है? अयोगवाह। यानी 2 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 50 हो गए। अब 50, अब 2 कहां से आए सर जी, है ना। अब बात बनती है कि सर 2 कौन से रह गए व्यंजन? तो 2 आपके रह जाते हैं ताड़न जात व्यंजन। ठीक है, ताड़न जात हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ढा और ड़ा।
ये क्या होते हैं, ढ और ण ताड़नजात व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनको दो हमने कर दिया तो बन कितने गए, टोटल 52 बन गए। लेकिन मूल स्वर और व्यंजन मिलाकर टोटल अक्षरों की संख्या कितनी हो रही थी, 44। 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 अंग और आहा जोड़ दिया तो कितने हो गए, इसके बाद 48 हो 50 हो गए, 50 में हमने 2 ये व्यंजन और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 52। ऐसे अक्षर सारे कंप्लीट होते हैं हिंदी के। समझ में आया 52 कैसे होते हैं, आप लोग सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना। बहुत बढ़िया। मेरा स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं, बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक स्टूडेंट बैठा रहता है मेरा, तो देख रहा होता है बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग पहले स्वरों के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग व्यंजन पे जाएंगे। ये सारणी आप लोगों ने बना ली होगी, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए स्वर क्या होते हैं, स्वर समझेंगे। वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। स्वर होते क्या हैं, ठीक है, स्वर होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप में होता है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई। तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में, मैं अगर इनकी परिभाषा लिखूं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आप लोग लिख देंगे, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आप सभी लोगों को बताया मैंने, 11 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग लिख लेंगे, सभी को पता है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका आ जाता है ऋषि वाला री, फिर आपका आ जाता है ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, अंग आहा नहीं आता है स्वरों के, इस स्वरों के अंदर, याद रखिएगा। अंग आहा अयोग वाह में आता है। याद रखना, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत किस प्रथम अक्षर से होती है, अंग से होती है। याद रखना, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटा आ से नहीं होती, अंग से होती है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये टोटल 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो संख्या तो कितनी हो गई स्वरों की, 11। अब हम लोग देखेंगे स्वरों के प्रकार, कि स्वरों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, कैसे बांटा गया है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है। हम लोग डालेंगे हेडिंग स्वरों का वर्गीकरण, है ना। सबसे पहले स्वरों को बांटा गया प्रश्न के आधार पर। प्रश्न के आधार पर स्वर के प्रकार, मतलब प्रश्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न मतलब आप स्वरों को बोलते कैसे हैं, मतलब जीभ से भी स्वर का उच्चारण होता है, आपके होंठों से भी, मुखाकृति से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है। ठीक है, आपको जो समय लगता है यानी मात्रा के आधार पर भी स्वर के प्रकार होते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे हम पहले प्रश्न के आधार पर, है ना। प्रश्न के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रश्न के आधार पर
स्वर के प्रकार। प्रश्न के आधार पर जो स्वर रहते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार रहते हैं। पहला जो आपका रहता है जीभ के आधार पर। पहला जीभ के आधार पर, मतलब इसके अंदर ही, प्रश्न के आधार पर ही, मतलब इसके अंदर ही वो चारों आ रहे हैं, ठीक है, जीभ के आधार पर। दूसरा आपका रहता है आपका ओष्ठ के आधार पर। तीसरा रहता है आपका मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। चौथा प्रकार रहता है आपका प्रश्न के आधार के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रश्न के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? 4 प्रकार। जीभ के आधार पर निकलने वाले स्वर, ओष्ठ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, और चौथा होता है उच्चारण में लगने वाले समय। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब हम इन सभी को भी एक डिटेल से देखेंगे एक एक को, कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बोल देंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीभ के आधार पर। ठीक है, जीभ के आधार पर आपके जो स्वर होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के रहते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के रहते हैं, तीनों का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों हम लोगों को देखना है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जीभ से जो आवाज, जो साउंड क्रिएट होती है, जो वर्णों का उच्चारण होता है, वो हम लोग देखेंगे किस प्रकार होता है। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे ही जीभ के आधार पर सारणी बना लेंगे 3 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं। अग्रस्वर, क्या लिखा? अग्र लिखा है। इसके बाद मध्य स्वर और पक्ष स्वर। हम लोग एक एक स्वर के बारे में समझेंगे। अच्छा, ये अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर मतलब जीभ है, अपनी जीभ है, तो जीभ में अपने में सबसे पहले आगे वाला भाग रहता है, अगला भाग, एक मध्य का भाग रहता है, एक सबसे पीछे का भाग। जैसे मैं कहूं ये आपका ये वाला सबसे आगे वाला है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है? आगे वाला भाग जीभ का। ये आपका मिडिल पोर्शन होता है, और ये सबसे पीछे वाला भाग रहता है जीभ का। ठीक है, तो ये अपनी टंग का सबसे आगे वाला, ये मध्य वाला भाग, ये पश्चिम वाला भाग। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? जिसमें हमारे जीभ का अगला भाग कार्य करता है, सबसे आगे का भाग काम करता है जीभ का, तो वो कहलाते हैं अग्रस्वर। ठीक है, तो इसमें मैं डेफिनेशन लिखूंगा, समझाऊंगा भी कौन कौन से स्वर आते हैं अग्रस्वर के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा, अगला या आगे का हिस्सा काम करता है, आगे का हिस्सा कार्य करता है, क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं, डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? तो अग्रस्वरों की संख्या होती है, आपको मैं बता दूं, ये होती है अग्रस्वर के प्रकार कितने हैं, संख्या कितनी है। ई होती है छोटी ई, बड़ी ई होती है आपका ए होता है, आपका आई होता है। ठीक है, और आपका एक ऋषि वाला री भी होता है।
ये आपके क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। ये आपके अग्रस्वर होते हैं, छुटी, बड़ी, ए, आय और री, ये आपके अग्रस्वर होते हैं। अच्छा, मध्य स्वर का एक और नाम रहता है। अब आप लोग इनको एक बार देखिएगा, इनको अगर आप उच्चारण करेंगे, छुटी बोलिए ई, तो मतलब लगेगा हल्का सा कि जीभ के जो आगे वाला भाग है उससे आवाज निकल रही है, ई, ए, आए, या ये जीभ हल्की सी दांत पर टच रहेगी जो आगे वाला पार्ट होगा। फिर आप लोग बोलेंगे री, तो जीभ ऊपर टंग पे या मूर्धा पे जाएगी। ठीक है, मैं सारी आपको चीजें समझाऊंगा, जब उच्चारण बताऊंगा कि किसको मूर्धा कहते हैं, तालु क्या होती है, ओष्ठ तो आप सभी को पता है, जीभ है ना, दंत, ये सारे आपको बता दूंगा, दंतोष्ठ, दंत तालव्य, सब आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, उच्चारण के साथ समझाऊंगा, ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद मध्य स्वर, मध्य स्वर का एक नाम और होता है, इसको ही बोलते हैं उदासीन स्वर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है, अब मध्य स्वर या उदासीन स्वर क्या होता है, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करे, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करे। ठीक है, तो जिसमें जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य भाग कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आता है, इसमें केवल छोटा आता है, केवल क्या आता है, छोटा। ठीक है, कहे मध्य स्वर कौन सा है, छोटा होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है, ऑप्शन में दिया रहेगा छोटी ई, बड़ा आ, ऋषि या छोटा आ। तो मध्य स्वर क्या होता है, याद रखना, केवल आ। ठीक है, आप लोग बोलोगे हल्के से आ, ऐसा लगेगा कि जीभ का मध्य वाला भाग काम करेगा। अच्छा, ये उच्चारण बार बार करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि हमारा जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, पिछला या मध्य वाला भाग। ये सारी चीजें बोलने से समझ में आती है, उच्चारण करने से समझ में आती है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, आप लोग पापा बिना होंठ चिपकाए बोल नहीं सकते, क्योंकि इनका उच्चारण ही कहां से होता है, होंठों से, ओष्ठ से होता है। मैं बोलूंगा पा, फा, बा, भा, मा, तो इनका उच्चारण किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। ठीक है, बिना होंठ आप चिपकाए पा बोल ही नहीं सकते, आप कोशिश कर लेना। इसी प्रकार आप जो टमाटर वाला टमाटर होता है ना, या ट्रक, तो आप जो जीभ जाएगी ना आपकी ऊपर टकराएगी, यहाँ पर, यहाँ टकराएगी, इसको बोलते हैं मूर्धा। तो आप बिना जीभ को मूर्धा में टच किए बिना टा टमाटर वाला नहीं बोल सकते, टा, जीभ टकराएगी। अगर आप जीभ नहीं टकराएंगे वहां पर, तो जीभ दांतों में टकराएगी, तो अपने आप आवाज आएगी ता की, तरबूज वाले ता की। आप कोशिश कर लेना, घर पर एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, अगर आप ता तरबूज वाला बोलोगे तो आपकी जीभ जो टकराएगी, वो आपकी जीभ टकराएगी दांतों में। तो यानी ध्वनि कहां से निकल रही है, दंत से निकल रही है, दांतों से। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझ में आएंगी, परेशान मत होइएगा। हर एक वर्ण आपको बोलकर समझाऊंगा, आपको रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ हिंदी पढ़ोगे, बस हिंदी साहित्य का इतिहास और रचना याद करनी पड़ेगी, उसकी भी सभी की मेरे पास ट्रिक है। मैं आपको 1000 रचनाएं ऐसे याद करवा दूंगा चुटकियों में, 1000 रचनाएं। ठीक है, वादा करता हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी याद करोगे। बाकी हिंदी काव्य के तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर है, फिर भी मैं हिंदी काव्य में भी आपको कम से कम अलंकार पढ़ाऊंगा, तो 53 अलंकार पढ़ाऊंगा मैं आपको, 53 अलंकार पढ़ाऊंगा। और इतने अच्छे अलंकार हैं, आपको सारे याद हो जाएंगे। आप कहोगे सर इतने की क्या जरूरत है, आते तो वही 3-4 हैं। नहीं भाई, आजकल काफी सारे अलग अलग पूछने लग गए हैं अलंकार भी। ठीक है, अर्थानंतर्यास अलंकार पूछ लेता है, विश्वशोक्ति पूछ लेता है, पहले ये नहीं पूछते थे, पहले अनुप्रास आपका आ जाता था, उपमा, रूपक, श्लेष, यमक, यही पूछ लेते थे, है ना। आजकल लेवल थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, तो हम लोग सारे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। आपका यूपी पीसीएस में भी काम आ जाएगा, आप लोग आरो यारो देखो, इसमें काम आएगा, सारे अलंकार पढ़ लोगे, रस भी सारे पढ़ा दूंगा। ठीक है, छंद भी सारे, तो ये टीचर आजकल कॉमन है, उतने ही पढ़ाते हैं, 10-12 मैं आपको वादा करता हूँ 53 अलंकार पढ़ाऊंगा, और सभी के कम से कम 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा विस्तार से, हर एक का अर्थ समझाऊंगा। आप परेशान मत होना, बस मेरे साथ जुड़े रहना आप सभी। ठीक है, यही आपसे मैं एक विनती चाहता हूँ। अगला पश्च स्वर देखते हैं। पश्च स्वर में देखिए, जीभ का पिछला भाग काम करता है, जीभ का पिछला भाग जीभ का क्या करता है, पिछला भाग कार्य करता है। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, अब देखो कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तो अग्र स्वर में आ गए, मध्य स्वर में एक आ गया छोटा, 6 हो गए, बचे कितने स्वरों की संख्या, 11 होते हैं टोटल, बचे कितने, 5 बचे। तो बाकी के किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में। जैसे आप लोग खुद बोलो, आ, अंदर से आवाज आ रही है, सबसे पीछे से खुद बोलना, आ, तो अंदर से आवाज आ रही है ना, मुख के अंदर से, यानी पीछे वाले हिस्से से। तो पश्च स्वर में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा आपका, ऊ, छोटा ऊ बोलोगे ऊ, तो भी अंदर से आवाज आ रही है, बड़ा ऊ, तो भी
अंदर से आपकी आवाज आ रही है ओ, देखिए अंदर से आवाज आएगी, अंदर से ओ, आओ, तो ये सारी आवाज कैसे आ रही है अंदर से, तो ये क्या हो गए आपके पच स्वर हो गए। अच्छा कुछ टीचर ये अ भी बता देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये अ भी बता देते हैं, हाँ ये पच स्वर है, लेकिन हिंदी वर्ण मानक वर्णमाला में इसको स्थान प्राप्त नहीं है दोस्तों। कई टीचर, बड़े बड़े टीचर अ बता देते हैं पच स्वर में, लिखना हो आपको लिख लेना, लेकिन इस वाले को मानक वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है, याद रखना, इस वाले अ को, इस अक्षर को, इस वर्ण को प्राप्त नहीं है कोई भी स्थान मानक वर्णमाला में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं भाइयों। मेरी चैनल को हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब करना, आप लोगों की सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक मेरे भाई ने ये दिया है लिखकर, कह रहा है कि ग्रुप में ऐड होने और नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 6386245890। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार आपको, 6386245890। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पर आप इस पर ऐड हो सकते हैं। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास सारा सिलेबस है, सारी पीडीएफ्स हैं, हर एक एग्जाम की पीडीएफ है, आप मुझसे फ्री लीजिए, आप पढ़िए बस, लेकिन मेरा इसमें सहयोग कीजिए थोड़ा सा। अभी हालांकि इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन मैं समझाता आपको पूरा 100%, अपनी 100% मेहनत लगाकर समझाता हूँ। जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, मैं स्क्रीन इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लाऊंगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जब मैं ज्योग्राफी या इथिक्स स्टार्ट करूंगा यूपीएससी मेंस के लिए, या जो भी अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, तो उस पर स्क्रीन पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, और बाई गॉड वादा करता हूँ कि आपके दिमाग में घुसा दूंगा, उनको चीज़ फिक्स कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।